स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। जय हिंद। इंडिया एयरबुक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, जहां पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं। उन 6 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट ज्योग्राफी के कवर किए, चाहे वो फिजिकल लोकेशंस हो, चाहे वो रिवर पैटर्न्स हो, ड्रेनेज सिस्टम्स हो, या फिर ट्रिब्यूटरीज एंड अदर एस्पेक्ट्स हो। आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का, लैंड एंड पीपल। निट्जे की एक कहावत है, कोट है, those who know why can manage with any how of their aspects or any how of their life. निट्जे माने जाते हैं वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्कॉलर्स लाइक फुकॉल्ट, हेगल एंड अदर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये क्यों बोला लैंड एंड पीपल, या फिर इंडिया एयरबुक में आई मीन इसकी मतलब ही क्या है? अभी क्यों बोलना है सर? सीधा सीधा चैप्टर स्टार्ट करो आप। अगर आप देखो इस कहावत के अंदर, बहुत लोग इंडिया एयरबुक की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं और उसको साइज से जज करते हैं। निट्जे जो बोलते हैं कि किसी भी चीज का अगर आपको वाई पता है तो उसका हाउ कैसे ना कैसे आप मैनेज कर लोगे। हर वक्त जब बैच लेता हूं या फिर बियॉन्ड दैट, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यूपीएससी में रहता है, सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम नहीं मैनेज करना है तुम्हें, एक चीज बहुत अच्छे से समझो, आप लोगों को जो मैनेज करना है वो कंटेंट मैनेज करना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स का रॉन्ग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। The problem which the UPSC aspirants are facing is that of content management, not of time management. वो कंटेंट इतना फैल जाता है कि आपका दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर किसी को पता हो कि इंडिया एयरबुक की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई, तो वो कैसे भी करके उसे मैनेज कर लेता है हाउ को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस आपको पता है तो आप वो उतनी मोटी किताब आराम से पढ़ लेते हो और शायद मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि उसकी वाई पता है आपको। अब इंडिया एयरबुक की बहुत सारे लोगों को वाई ही नहीं पता होती है और इसलिए वो उसे कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, क्या तरीके से पढ़ें, वो नहीं कर पाते हैं। तो सिविल सर्विसेज चीज प्रिपरेशन के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि वाई पता होना चाहिए कि क्या एस्पेक्ट पढ़ना है और उसे क्यों पढ़ना है। बिकॉज वंस यू आर क्लियर ऑन दिस फ्रंट, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कैसे भी करके उसे खत्म कर लोगे, कैसे भी करके उसे मैनेज कर लोगे। सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि टाइम मैनेजमेंट को छोड़ के 10-15 मिनट बैठ के, घंटे 2 घंटे लगे चाहे, एक बार ड्वेल करो कि अब प्रीलिम्स आने वाला है 2023 का, आपको क्या कंटेंट मैनेज करना है। कई लोग नवंबर दिसंबर में आके एथिक्स पढ़ रहे होते हैं, वो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं अपनी लाइफ का यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। क्यों? वो एस्पेक्ट अगले साल नवंबर अक्टूबर के अंदर आपको देना और उससे पहले आप वापस उसे रिवाइज नहीं करने वाले हो अगले 6 महीने तक। और जो चीज रिवाइज नहीं होती है दोस्त, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से भूली जाती है। तो जो लोग इस साल पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अब प्रीलिम्स की तरफ थोड़ा सा रुक करो, अपने आप को मोड़ो, अपने आप को गार्निश करो, तैयार करो, ताकि आपकी प्रीलिम्स किसी भी हालत में नहीं रुके। तो लेट्स स्टार्ट विथ द लास्ट पार्ट ऑफ लैंड एंड पीपल, इंडिया एयरबुक 2022। इसके अंदर हम कवर करेंगे फ्लोरा, फौना, सीजन्स। अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर एनालाइज करोगे तो इस पार्ट से रिलेटेड ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछे और इस पार्ट से रिलेटेड उन्होंने इकोलॉजी में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971-72 और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इन्होंने पूछे हैं। मैं यहां पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा इंडिया एयरबुक, बिकॉज इकोलॉजी और ज्योग्राफी आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो। सबसे पहला पार्ट जो आपको नोट करना है इंडिया एयरबुक के अंदर, हालांकि दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन ये जब क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो मेनी टाइम्स कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। एज पर द इंडिया एयरबुक, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन सकता है आपके लिए। कहने का मतलब, कल यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे देगा दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है आपको
लेकिन अगर किसी ने ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जीसी लियोंग अगर आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के लिए, तो सबसे बेहतरीन किताब है क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट के एस्पेक्ट्स को पढ़, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, एटलीस्ट लास्ट 13 चैप्टर्स। उधर एक टेम्परेट मानसून टाइप भी क्लाइमेट रहती है, और इंडिया में जो है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। तो आपको अंडरलाइन करके रख लेना है कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया में सीजन्स को चार तरीके के सीजन्स में डिवाइड किया है, चार भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट, विंटर जो हमारा दिसंबर से लेके अप्रैल तक रहता है, समर जो अप्रैल से जून तक रहता है, मानसून जून सितंबर, और पोस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है वो अक्टूबर दिसंबर के बाद, सॉरी क्या बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर के तक चलता है, और समवेयर दिसंबर तक रहता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, ये जो पोस्ट मानसून है यूजुअली क्लाउडलेस होता है। ये वाला कैच जो इंडिया एयरबुक में है और ज्योग्राफी की किताबों में भी होता है, हम छोड़ देते हैं। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि यू शुड रिमेंबर, कल स्टेटमेंट पूछेगा यूपीएससी that among which of the following statements are correct. First, the IMD has divided the Indian season into broadly 4 categories. Second, the Himalayans also have additional 2 more seasons. Third statement, the post monsoon season in India is cloudless. Among इनमें से कौन कौन से राइट या रॉन्ग है? इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये क्वेश्चन अगर आपको रियलिटी में फैक्ट नहीं पता है। तो 3 क्वेश्चंस, 3 पार्ट जो याद रखने हैं। 4 सीजन्स में डिवाइडेड है, आईएमडी क्लासिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या विंग नहीं करती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट, हिमालयन जो स्टेट्स होते हैं, जो आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश वाले तक, तो आप देखोगे 2 और एडिशनल सीजन्स होती है हिमालयन स्टेट्स के अंदर, जिसे बोलते हैं ऑटम और स्प्रिंग। तो 3 फैक्ट यहां से याद रखने हैं। सिंपल है, लेकिन ये तीनों अलग से लिख के रख लो ताकि इफ एनी क्वेश्चन कम्स यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर दिस। आगे बढ़े, इंडिया का जो क्लाइमेट है 2 सीजनल विंड से इफेक्टेड होता है। अब ये वाला पॉइंट फिर डबल स्टार मार्क से नोट करने वाला है। 2 सीजनल विंड से होता है, एक सीजनल विंड नहीं, जो साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीटिंग मानसून जो हम बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो हमारी मानसून विंड्स आती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, यू नो इट वेल, कि इसीलिए वो बारिश नहीं लाती है। तमिलनाडु या कुछ ऐसे पार्ट्स में लाती है, क्योंकि जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल से, मान लो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड निकल रही है, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जब साउथ इंडिया पे हिट करती है तो थोड़ा सा वो मॉइस्चर गेन कर लेती है सी से। और साउथ वेस्ट मानसून आपको अच्छे से पता है ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करता है और सी से लैंड ब्लो करता है, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया में मानसून आती है इसी चीज से। और अब कुछ फैक्चुअल वाला पार्ट जो स्टेटमेंट के अच्छे अच्छे पार्ट बनते हैं। इंडिया 10th है वर्ल्ड में और 4th है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में। द वर्ड विच यू शुड अंडरलाइन राइट नाउ इज द प्लांट डाइवर्सिटी, कि इसकी प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया में वर्ल्ड में देखा जाए तो 10वीं पोजीशन में है हम, इतने टाइप के प्लांट्स हैं यहां पे। और चौथा पूरी एशिया के अंदर है कि इतने टाइप्स के प्लांट्स है। तो कहने का मतलब एशिया में तो हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मतलब इंडिया वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में 4 कंट्रीज तो पक्की एशिया से होगी, बिकॉज एशिया में ही अगर 4th है इंडिया, तो बाकी 3 कंट्रीज जो है वर्ल्ड के अंदर भी इंडिया से ज्यादा पोजीशन बेटर रख रही होगी यहां पे। बीएसआई जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्लोरा को स्टडी करता है, प्लांट्स और उसके एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आगे लिखा है मैंने, वो फॉनल डाइवर्सिटी को स्टडी करता है, एनिमल और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। लेकिन फॉसिल्स की जो स्टडी होती है, फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स जो एनिमल के आपको हड्डियां मिली, बोन्स मिले और वो सारे वगैरह एस्पेक्ट्स, वो करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिमाग में बहुत अच्छे से फिट करके रखना ये चीज। फ्लोरा को पढ़ने की अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉनल, और कहीं ना कहीं फॉसिल्स को पढ़ने का अलग ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि फॉसिल को पढ़ने के लिए बीएसआई, जेडएसआई ये कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके करते हैं, बिकॉज इनका नॉलेज भी आपको होना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉसिल डाइवर्सिटीज प्रेजेंट और फॉसिल फाइंडिंग्स विच वी डिस्कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द कंट्री। नेक्स्ट, इंडिया में 3 मेजर बायोम्स है। सारा का सारा फैक्चुअल पार्ट है, सब अपने अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, स्टेटमेंट बन सकते हैं यूपीएससी में, इफ नॉट प्योर क्वेश्चन। इंडिया में 3 बायोम्स है एज पर इंडिया एयर बुक, दैट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट एक है, ट्रॉपिकल ड्राई या डेसिडियस फॉरेस्ट एक है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया के अंदर, वार्म डेजर्ट या सेमी डेजर्ट्स है। हालांकि इंडिया में कोल्ड डेजर्ट्स भी है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट इंडिया में सिर्फ एक इकोसिस्टम है, ना कि
एक बायोम है। ध्यान से समझ लेना, इंडिया में वाइड वैरायटीज ऑफ इकोसिस्टम्स तो बहुत है, लेकिन बायोम्स जो इंडिया में मिलते हैं वो लार्जली 3 ही प्रकार के बायोम्स होते हैं। प्लीज मेक श्योर 5 स्टार मार्क्स से लिख के रखो और ब्रैकेट में साइड में लिख लेना कि दीज आर द बायोम्स नॉट इकोसिस्टम्स। कल अगर वर्ड इकोसिस्टम्स और बायोम्स में कंफ्यूजन कराए यूपीएससी क्वेश्चन में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। द इंडियन लैंड मास हैज बीन classified into 10 biogeographic zones. ZSI डॉक्यूमेंट करता है इस चीज को। faunal resources in some of them are हिमालय 30,000 स्पीशीज है रफली अराउंड। आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है कि सबसे ज्यादा faunal resources जो है वो कौन से एस्पेक्ट के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर मिलते हैं। कल आपको पूछा जा सकता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर faunal डाइवर्सिटी। तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया होनी चाहिए। फिगर से वो नहीं खिलेगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से जरूर आपको पूछ सकता है, जहां पे ये जब नहीं पढ़ोगे तो एब्सोल्यूट फैक्ट वाला क्वेश्चन लगेगा और बहुत सारे बच्चे शायद इसे छोड़ दें। हिमालय में 30,000 है। ट्रांस हिमालयास, अगर आपको याद है ट्रांस हिमालयास हमने देखा था लद्दाख जस्कर से ऊपर जो पास में आती है चीजें, उधर 3,000 के आसपास स्पीशीज है। मतलब ज्यादा डाइवर्सिटी तो नहीं है, हिमालय में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है। ट्रांस हिमालय में जो देखोगे वहां पे कम डाइवर्सिटीज है। क्यों? क्योंकि शायद कंडीशंस उतने ज्यादा वायबल नहीं है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, आर्टिक जैसी में जाओगे तो फॉनल डाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगी। कुछ ही प्रकार के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सस्टेन कर सकते हैं उस माइनस टेम्परेचर्स के अंदर। आइलैंड जो है हमारे, आइलैंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, वहां पे जो डाइवर्सिटीज है 11,000 स्पीशीज मिलती है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 18,000। एक पॉइंट जो नोट करना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर डाइवर्सिटी काफी एक्सट्रीम है, काफी अच्छी है, काफी हाई है। आइलैंड से तो 100% ज्यादा है, हिमालय से 100% कम है। डेजर्ट के अंदर ऑब्वियसली कम है, 3,000 के आसपास, जो ट्रांस हिमालय के आसपास का ही एक फैक्ट एंड फिगर बनता है। सेमी डेजर्ट में ज्यादा है, 7,000 डाइवर्सिटी है। तो डेजर्ट से ज्यादा सेमी डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि सेमी डेजर्ट में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स मिल जाते हैं आपको। डेजर्ट में एक सिंगल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम्स लार्जली प्रिवेलेंट होता है। कोस्टल एरियाज में जाओ तो 11,000 के आसपास फिर कुछ डाइवर्सिटी है। ये फिगर्स मैंने एग्जैक्टली जो इंडिया एयरबुक है वो लिखे हैं। अब तुम्हें जो 2 पॉइंट यहां पे याद रखने हैं कि हिमालयन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी, इवन व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, जो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। और सेकंड जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है वो हमारे कोस्ट में है, फिर जाके आइलैंड नॉर्थ ईस्ट, सॉरी सेकंड नॉर्थ ईस्ट है, थर्ड कोस्ट है। तो 3 चीजें प्लीज याद रख लेना। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्स, नॉर्मली सर इसमें क्या है ये तो याद रहेगा, नहीं, इसको यूपीएससी कैसे घुमाएगा? The diversity present in the Western Ghats is higher than that the diversity present in the Himalayas. Right या wrong? Wrong. हिमालय की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू faunal resources when compared to the coastal areas. 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड के अंदर है, उसमें से इंडिया में कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड है। आउट ऑफ 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडिया में ऐसे 4 हॉटस्पॉट्स हैं दैट आई मीन इंडिया में इन द सेंस इंडिया से बाहर के पार्ट भी है जैसे श्रीलंका और ये वाले पार्ट, लेकिन इंडिया जिनका पार्ट है, हिमालय का इंडिया पार्ट है, चाइना भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार वाला जो अर्कन योमा वाला पार्ट है, सुंडालैंड जो सदर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड शेयर्ड बाय इंडिया विथ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। श्रीलंका वाला जो गल्फ ऑफ मन्नार और ये वाला पार्ट जो आता है, राम सेतु मूवी भी आई है रिसेंट टाइम के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूँ राम सेतु से ये क्वेश्चन पूछ लेगा, बट यस, कहीं ना कहीं चीजें जो होती है, जो डिबेट बनती है, उससे कहीं ना कहीं आसपास के कनेक्टेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई हो जाती है। हिमालयास, इंडो बर्मा, कल ये पूछ लेगा, कल एक और चीज ऐड करके दे देगा आपको, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट्स आर लार्जली पार्ट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट। कोई चौथा एक पांचवा एक ऐड करके आपको दे देगा, देन इट विल गेट कंफ्यूज्ड। सो प्लीज मेक श्योर सुंडालैंड, हिमालय, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट्स ऐसे हॉटस्पॉट्स है 35 जो वर्ल्ड है उनमें से जिसका इंडिया एक पार्ट है। जो अब दूसरी चीज आपको पढ़ के रखनी है, नोट्स बना के रखनी है जब ये लेक्चर देख लो, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्या एस्पेक्ट्स है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
रामसर कन्वेंशन पढ़ना एक बार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और मैन एंड बायोस्फीयर, क्योंकि मैन एंड बायोस्फीयर ये 35 हॉटस्पॉट्स वाले पार्ट का एक हिस्सा बनता है। तो इनकी नोट्स एक पीटी बुक के अंदर एक एक पैरा या एक एक पेज में बना के रख लो ताकि ये वाले एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपके इंडिया एयर बुक में है। डेमोग्राफी की बात अगर हम करें इंडिया में, तो डेमोग्राफी के रिलेटेड भी इंडिया एयर बुक में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। वो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं, अब हालांकि ये थोड़े से पुराने फैक्ट है, मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि एक आपको जनरल आइडिया रहे। शायद ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एज फार एज द लैंड एंड पीपल इज कंसर्न, बिकॉज 2011 सेंसस के ऊपर शायद प्रोबेबिलिटी नहीं है क्वेश्चन आए, बिकॉज थोड़ा सा पुराना डेटा हो जाता है, थोड़ी सी पुरानी चीज हो जाती है, बीच में कुछ और भी सर्वेज आते हैं जहां पे ये रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगे। बट एज ऑफ नाउ लास्ट सेंसस हमारा 2021 है और उसके बेसिस पे ये डेटा डेफिनेटली रेलेवेंट बनता है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग विद इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, इंडिया की रफली अराउंड 380 के आसपास पर स्क्वायर किलोमीटर, 380 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। विथ डेकेडियल ग्रोथ रेट के हर 10 साल में पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है? 17.5% के आसपास पॉपुलेशन ग्रो करती है। तो अगर 100 पॉपुलेशन 2011 में है तो 2021 में लगभग वो 117 होगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये वाला स्टेटमेंट नोटेड करने वाला है कि हर स्टेट की डेंसिटी इंक्रीज हुई है। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कोई और वाला पार्ट हो, हर जगह कहीं ना कहीं डेंसिटी इंक्रीज हुई। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कल यूपीएससी पूछ सकता है। इसके मेजर कारण हो सकते हैं बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स कैन कंट्रीब्यूट इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो रिमेंबर दिस, हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। अब जब भी हम बोलते हैं ऑल स्टेट्स, तो नॉर्मली हमारी एक टेंडेंसी रहती है यूपीएससी में जब ऐसे क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि नहीं नहीं ऑल तो नहीं होगा यार, यहां पे कुछ कैच पॉइंट है। नहीं, इस कंटेक्स्ट में यहां पे कोई कैच पॉइंट नहीं है। बिहार सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले कुछ एस्पेक्ट्स आए थे कि वेस्ट बंगाल हो गया। बट यस, अगेन वो छोटे मोटे सर्वे होते हैं। सेंसस के हिसाब से आज भी देखो तो बिहार हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। अब 2021 के सेंसस का डेटा जब आएगा तब शायद हो सकता है कि कुछ नजरिया फिगर्स चेंज हो जाए। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है 1028 के आसपास, और इधर बिहार के अंदर 1100 के आसपास। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हो सकता है वेस्ट बंगाल रिप्लेस कर रहा है आज। केरला 860। ये 3 टॉप स्टेट्स आपको याद रखने हैं कि केरला की भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई स्तर पे है। अमॉन्ग स्मॉलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर आप देखो छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वाले पार्ट को कंपेयर करो तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर 11,000 के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो बिहार और इनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन बिहार और ये सारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी नेचुरली कम होगी। यहां पे थोड़ी सी ज्यादा होती है बिकॉज एरिया सीमित होता है और पॉपुलेशन काफी हाई होती है। और यूनियन टेरिटरी ज्यादातर अगर आप देखते हो छोटे हिस्सों में होती है, इसलिए 11,500 के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करके रख लेना। अब पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हम यहां पे देखें अमंग स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पॉपुलेशन ऐसी कुछ रही, और सेक्स रेशियो इंडिया में हमेशा अनफेवरेबल रहा है वुमेन के लिए। इंडिया में ऐसा कोई भी साल या एटलीस्ट 10 साल नहीं रहे जब सेक्स रेशियो वुमेन के लिए फेवर में रहा, मेन के लिए नहीं रहा। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले कुछ एस्पेक्ट्स आए थे कि इन थोड़ा सा फेवरेबल हुआ, लेकिन वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बेसिस पे एज ऑफ नाउ सेंसस जब आएगा तो हमें पता चलेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15,000 की सैंपल सर्वे पे बेस था, वो बहुत कम है पूरी इंडिया पे ओपिनियन डेवलप करने का। सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना। 933 2001 में था, आगे जाके 2011 में 943 बन गया वो। लेकिन इसी टाइम स्पैन के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो नीचे गिर गया हमारा। कैसे? डिटोरिएट 927 था 2001 में और 919 आ गया 2011 में। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब शायद ये है कि शायद सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस बहुत प्रिवलेंट है इंडिया में। और जो ये सेक्स रेशियो ऊपर वाला सर कैसे बढ़ रहा है? शायद इसलिए क्योंकि शायद लाइफ स्पैन वुमेन की ज्यादा और मेन की कम है, तो मेन एक एज के आने के बाद ज्यादा डेथ फेस कर रहे हैं कंपेयर टू वुमेन्स। तो वुमेन ज्यादा हो जाती है ओवरऑल एक टाइम में। लेकिन बच्चों में अगर देखें 0 to 6 ईयर्स के अंदर में देखें तो वुमेन दैट इज गर्ल्स
का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो और ज्यादा नीचे गिरा है। दिस फैक्ट इटसेल्फ शोज दैट इंडिया के अंदर आज भी भ्रूण हत्या या फिर कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जिससे शायद गर्ल्स की लाइफ थोड़ी डेंजर में रहती है, वो आज भी प्रिवलेंट है इंडिया में। दिस वेरी फैक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो फ्रॉम 2001 टू 2011 इज ए क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ इट। ए पर्सन एज लिटरेट कौन होता है इंडिया में? 7 साल से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा में लिख सकता है और बोल सकता है, अपना नाम लिख सकता है और बोल सकता है वो पर्टिकुलर भाषा, तो वो लिटरेट माना जाता है। पहले जो था, ये वाला ध्यान में रखना अब यहाँ पे, पहले ऐसा हुआ करता था 1991 से पहले कि लिटरेट 5 साल के सारे के सारे बच्चों को नीचे जो होते हैं उनको इलिटरेट मान लिया जाता था। तो लेकिन इससे क्या होता था, इलिटरेसी का शायद परसेंटेज बढ़ जाता। तो हमने किया क्या, हमने इलिटरेट को पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ लिटरेट पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक क्लियर पिक्चर आने लगी हमारे पास। 2011 सेंसस में लिटरेसी रेट इंडिया की 73% है और उसके अंदर 80% मेल्स में है, 64% वुमेन्स में है। तो लिटरेसी रेट वुमेन की आज भी कम है व्हेन कंपेयर टू दी नेशनल एवरेज एंड ऑब्वियसली व्हेन कंपेयर टू दी लिटरेसी रेट ऑफ मेन। केरला ऑब्वियसली टॉप स्पॉट में है, विच यू पीपल आर अवेयर, 94% लिटरेसी रेट है, मेल की 96 है और फीमेल की 92 है। तो यहां पे भी कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फीमेल लिटरेसी रेट इन केरला इज लेस देन दैट ऑफ मेन। अब नेचुरली एक टेंडेंसी क्या है कि केरला लिटरेट है, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद ये यूपीएससी फंसा रहा है हमें, नहीं है ऐसा। इधर भी वुमेन के लिए लिटरेसी रेट कम है व्हेन कंपेयर टू मेन, बट यस बहुत अच्छी है व्हेन कंपेयर टू द नेशनल एवरेज और टू द नेशनल लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन्स। और लक्षद्वीप फॉलो करता है केरला को। केरला के बाद में जो आता है वो लक्षद्वीप है, जिसका 91% के आसपास है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है 90% के आसपास जो आते हैं यहाँ पे। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम थी 2011 के सेंसस में, 61% या 60% लगभग। मेल 70% था और फीमेल 51, वो भी दोनों कम है नेशनल एवरेज से। सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स माइग्रेशन, अगेन अंडरलाइन वाला पॉइंट, सेंसस ऑफ इंडिया जो माइग्रेशन है वो 2 तरीके से रिकॉर्ड करता है। किस तरीके से माइग्रेशन को पढ़ता है? एक, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, के लास्ट रेसिडेंस आप कहां पे थे और अभी आपका सेंसस कहां पे हो रहा है, उससे पता चल जाता आप माइग्रेट हो रहे हो कि नहीं। और एक प्लेस ऑफ योर बर्थ, कि आपका जन्म कहां हुआ था और आज आपका डेटा कहां पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहां से भी पता चल जाता है माइग्रेशन। तो एक में अगर देखें लगभग शॉर्ट माइग्रेशन इंडिकेट करता है, एक में लॉन्ग माइग्रेशन, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन इंडिकेट करता है। 15% अच्छा डेटा है, मेंस में काम आएगा। 15% माइग्रेंट्स सिर्फ इंटर स्टेट थे, कहने का मतलब अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाने वाले माइग्रेंट्स अगर हम देखें टोटल माइग्रेशन के अंदर, सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट्स लार्जली वर विद इन द स्टेट्स, और विद इन द स्टेट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो 60%, 65% ऑफ द माइग्रेशन इन द पीरियड 2001 से 2011 जो सेंसस था विद इन डिस्ट्रिक्ट रहा। मतलब 60% ऑफ द पीपल हु आर माइग्रेटिंग, दे आर माइग्रेटिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं तो 65% माइग्रेशन अगर उस डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो विद इन डिस्ट्रिक्ट है, कि एक जगह को छोड़ के, टाउन को छोड़ के उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे टाउन में हम जा रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर दिस, दोनों फैक्ट तुम्हें यूपीएससी पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 के अंदर काम आएंगे इन योर मेंस, कि मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेशन व्हिच हैज हैपेंड इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 is within the state, and within the state it is within the district, inter-district migrations which have taken place here. So this would help you. I hope this have given you a better idea. छोटा सा पार्ट था लेकिन फिर भी अलग वीडियो में इसलिए बनाया बिकॉज ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट्स थे इससे पहले सारे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंडिया के अंदर नेशनल सिंबल्स, नेशनल एंथम किसने बनाया, किस लैंग्वेज में बना, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स। यूपीएससी ने इस पे कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चंस पूछा है एज फार एज नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम एंड अदर एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू। फर्दरमोर, टू योर नोटिस, वी आर स्टार्टिंग द बैच ऑफ जनरल स्टडीज जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 10 दिसंबर में क्लोज करेंगे हम। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू रियली डेवलप study general studies by really good faculties who are dedicated to your success, then please join this. And if you want some discount, handsome discount, you can use the code DIVLIVE. अगर कोड नहीं किसी और फैकल्टी का करना है, you can also go ahead with this, but at least join the batch in order to really feel the difference that quality education can be made affordable. Yes, we believe on that and we are already doing that.
Thank you so much. If you like this video, do share, do comment on this. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।